नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। आज के स्पेशल एडिशन में हम चुनावी सीजन के सबसे हॉट टॉपिक का सबसे गंभीर विश्लेषण करेंगे। अगले आधे घंटे तक हम आपको साध्वी प्रज्ञा की पूरी कहानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि शहीद करकरे पर साध्वी का बयान चूक है या फिर सियासी सोच। साध्वी प्रज्ञा के यातना वाले दावे में कितना है दम। करेंगे संन्यास से सियासत तक का सटीक विश्लेषण। दिन भर की बाकी बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी टॉप 25। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग कल 14 राज्यों की 116 सीटों पर पड़ेंगे वोट। तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। रामपुर से जयप्रदा और आजम खान होंगे आमने सामने। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और राजस्थान में किया तूफानी प्रचार। महाराष्ट्र के डिंडोरी में वंशवाद पर किया हमला। कहा कुछ लोगों को वंशवाद के नाम से लगता है करंट। राफेल पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। चौकीदार चोर है वाले बयान पर जताया खेद। राहुल ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। कहा चुनाव प्रचार के जोश में मुंह से निकला बयान। अमेठी और वायनाड में राहुल की नागरिकता पर उठे सवालों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा हलफनामे में दी गई जानकारी सही, नहीं रद्द होगा नामांकन। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। अमेठी और रायबरेली की जनता के अपमान का लगाया आरोप। अमेठी की जनता का अपमान करने के प्रियंका के आरोप पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा मैं रह चुकी हूं एक्टर, प्रियंका नाटक न करे तो ही बेहतर। मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भरा पर्चा। कांग्रेस की शीला दीक्षित और आपके दिलीप पांडे से होगा मुकाबला। दिल्ली में कांग्रेस ने घोषित किए 6 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करनाल से कुलदीप शर्मा पर जताया भरोसा। सोनीपत से भूपिंदर हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। मुंबई में संजय दत्त ने अपनी बहन प्रियंका दत्त के लिए किया प्रचार। उत्तर मध्य मुंबई से चुनाव लड़ रही हैं प्रिया दत्त। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने चुनावी नतीजों पर की भविष्यवाणी। कहा देश में बनेगी त्रिशंकु सरकार और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ दिया था विवादित बयान। जयप्रदा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर किया पलटवार। कहा जैसा बाप वैसा बेटा, अब्दुल्ला से नहीं थी ऐसी उम्मीद। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का विवादित बयान। कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को बम से उड़ाने की जरूरत। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान। कहा पाक ने भी ईद के लिए नहीं रखे हैं परमाणु बम। कल पीएम मोदी ने कहा था कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं न्यूक्लियर बम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने चिदंबरम के सवालों पर किया पलटवार। कहा चिदंबरम बताए कि कश्मीर पर क्या होना चाहिए स्टैंड। क्या आतंकियों से भारत को करनी चाहिए बात। एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान। कहा मोदी ने देश को धर्म के नाम पर बांटा। एयर स्ट्राइक चुनाव में नहीं है कोई मुद्दा। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भोपाल से। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राम मंदिर वाले बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने इसको लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो उन्होंने ढहाया था, उन्होंने तोड़ा था, ये बात उन्होंने कही थी। उसके बारे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। आशीष, क्या कहा था साध्वी ने और किन किन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है?
देखिए दीपक जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान में ये कहा था कि जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो उस समय वो वहां मौजूद थी और उन्हें गर्व है और वहां पर राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर जब भी बनना शुरू होगा तो वो खुद जाकर वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी को लेकर जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया था और अपनी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं उनके पास भेजी थी और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनको जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल किया जिस पर चुनाव आयोग असंतुष्ट था। दरअसल साध्वी ने अपने जवाब में ये कहा है कि मैंने कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई, मेरे दिल में जो था मैंने वो कहा। चुनाव आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मुकदमा दर्ज होगा। आशीष, मुकदमा तो दर्ज होगा। आज उन्होंने पूजा करके एक तरह से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। कल औपचारिक तौर पर वो नामांकन दाखिल करेंगी। इस शिकायत के बाद, इस एफआईआर के बाद अब उन पर किस किस तरह की बंदिशें लग सकती हैं? देखिए दीपक जी, उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी क्योंकि शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था और उस पर भी निर्वाचन अधिकारी ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी जिसमें साध्वी ने अपना जवाब मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को दे दिया है, जिसमें साध्वी ने ये कहा है कि उन्होंने शहीद का अपमान नहीं किया बल्कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा उनको पीड़ा दी गई है उन्होंने बस उसका जिक्र किया था। चुनाव आयोग इस पर भी बहुत जल्द अपना फैसला सुनाएगा कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह को इस विवादास्पद बयान के लिए क्या सजा दी जाए। सबसे बड़ी बात ये होगी दीपक जी कि अगर साध्वी लगातार इसी तरह के बयान देती रहेंगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव आयोग 2 कदम और आगे जाए, यानी हो सकता है कि नामांकन रद्द करने तक बात पहुंचे। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, साध्वी के अभी 2 बयान सामने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव अपने चरम पर पहुंचेगा साध्वी इस तरह की बयान देंगी क्योंकि वो इस तरह के बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं। वैसे दिलचस्प है आशीष, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हाईकमान ने साध्वी प्रज्ञा के इंटरव्यू देने, उनके बयान देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दीपक जी साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपने विरोधी जो कैंडिडेट हैं उनसे सीखना चाहिए क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है कि जब से वो उम्मीदवार बने हैं कांग्रेस पार्टी के भोपाल से, उन्होंने कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया। इसके पहले हम दिग्विजय सिंह को विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो राजनीति में जो उनका कम अनुभव है वो दीपक जी साफ देखने को मिलता है क्योंकि दिल से यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोलती हैं, दिमाग से नहीं बोलती हैं। हाईकमान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरह के बयान ना दें। इसका मतलब यह है कि साध्वी जो भी बयान दे रही हैं उसका इम्पैक्ट केवल भोपाल पर नहीं हो रहा है बल्कि पूरे देश पर हो रहा है। यही वजह है कि साध्वी अब इंटरव्यू देने से या फिर बाइट देने से भी परहेज कर रही हैं। और आशीष, इसीलिए आगे आधे घंटे हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्यों उतारा गया राजनीति के अंदर, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और उनके बयानों के क्या सियासी मायने निकाले जाएं। क्या इसका ध्रुवीकरण होगा, इससे क्या पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा? इसी की शुरुआत करते हैं। सियासत में साध्वी प्रज्ञा के कदम रखे कुल 5 दिन हुए हैं, लेकिन अमूमन हर रोज वो एक विवादित बयान दे रही हैं। 2 बार चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है और अब तो निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको उनके ताजा बयान और उस पर उठे विवाद दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे साध्वी प्रज्ञा की पूरी कहानी। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। और फिर 7 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो। जिन लोगों ने 2 शपथ ली हो, संविधान न मानते हो, संविधान से मिले हुए अधिकारों को खत्म करते हो, उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी संसद में भेज रहे हैं। कैसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्हें सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं। फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। कांग्रेस का षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं होगा। एक साध्वी पर देश में क्यों मचा है संग्राम? साध्वी प्रज्ञा ने एक शहीद का क्यों किया अपमान? हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी उम्मीदवार बनाना सही या गलत?
क्या हिंदू आतंकवाद के नाम से साध्वी को फंसाया गया? जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था। क्या चुनावी तूफान बनकर आई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? कुछ तो है इस साध्वी में, जो मुंह खोलती है तो अंगारे उगलती है। हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की आड़ में कुछ ऐसा बोल जाती है कि विवाद खड़ा हो जाता है। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे पर ये बयान दिया तो सियासी हलकों में भूचाल आ गया। साध्वी के इसी बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साध्वी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, लेकिन गलती नहीं मानी। प्रज्ञा ने अपने नोटिस के जवाब में कहा कि मैंने अपने बयान में किसी शहीद की शहादत को लेकर कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। मेरे बयान की एक लाइन को नहीं देखना चाहिए, बल्कि मेरा पूरा बयान देखिए। मैंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मुझे जो यातनाएं दी गई उनका जिक्र किया था। देश भर में साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका बचाव किया और कहा कि साध्वी को गलत केस में फंसाया गया। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। हम क्यों कह रहे हैं कि साध्वी के बयान से बवाल मच जाता है? उसका एक और उदाहरण देखिए। 20 अप्रैल को उन्होंने बिना नाम लिए भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और उन्हें महिषासुर कह दिया। कोई भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता कि अपनी सीट किसी और को दे दे। मैं कहती हूँ हमारे नेताजी तो जीते हुए थे सांसद महोदय, उन्होंने कहा दीदी आपकी आवश्यकता है, आपकी जय हो, आप आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए। देश में किसी प्रकार से कोई भ्रमित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, खुला हो जाता है, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है। और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके, इनको इनके शब्दों में ही जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने भगवा को आतंक कहा है। इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि भगवा आतंक होता है या नहीं होता है। इतना ही नहीं, अगले ही दिन साध्वी प्रज्ञा ने फिर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने अयोध्या में गुम्बद पर चढ़कर विवादित ढांचा तोड़ा था और आगे उन्हें राम मंदिर बनाने में गर्व की अनुभूति होगी। मतलब साफ है कि साध्वी प्रज्ञा की सियासत में एंट्री बहुत कुछ कहती है। शायद बीजेपी ने इसी मकसद को साधने के लिए एक साध्वी को नेता बनाया है। फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर के प्रहार से विरोधी तिलमिला रहे हैं। उनके बयान से सियासी पारा गर्माता जा रहा है। आगे इसका अंजाम क्या होगा वो तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को मिली। हेमंत करकरे उस समय एटीएस के चीफ थे। करकरे ने जांच शुरू की और फिर ब्लास्ट के तार सीधे साध्वी प्रज्ञा तक पहुंच गए। अब ये समझिए कि मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा कैसे घिरी। तारीख 29 सितंबर 2008, जगह मालेगांव नासिक। भीकू चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। पास ही खड़ी एक मोटरसाइकिल में लगा बम फट गया था। धुआं छटा तो लाशें और घायल लोग इधर उधर पड़े थे।
ब्लास्ट में कुल 7 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके की जांच महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंपी गई, जिसके चीफ थे हेमंत करकरे। लेकिन इस धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल ने जांच की दिशा ही बदल दी। गोल्डन रंग की LML फ्रीडम बाइक का नंबर था GJ05BR1920। हेमंत करकरे ने इस सुराग को पहचान लिया था। एटीएस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इंजन नंबर E55OK261886 वाली बाइक सूरत की सिद्धि एजेंसी से खरीदी गई थी। एटीसी की टीम जब सूरत की सिद्धि एजेंसी पहुंची तो डीलर ने बताया कि उन्होंने इंदौर में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को यह बाइक बेची थी, जिससे एटीसी को बड़ी जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद जांच में तेजी आ गई। हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई में एटीएस के काला चौकी दफ्तर में बुलाया। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र एटीएस ने प्रज्ञा के अलावा कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और धर्मगुरु दयानंद पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ एटीएस की जांच चलती रही और दूसरी तरफ देश में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का सहारा लेकर ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदूवादी लोगों को निशाना बना रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कई बार आरोप लगाया कि हेमंत करकरे ने न सिर्फ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया बल्कि उन्हें झूठे केस में भी फंसाया। यही आरोप उन्होंने फिर दोहराया है। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असहनीय है मेरे लिए कहना। एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए, सबूत होने का दावा भी किया, लेकिन जब जांच एनआईए के हाथ लगी तो सबूतों की कमी हो गई। एनआईए ने कह दिया कि साध्वी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और करकरे की जांच सही नहीं थी। 26/11 मुंबई हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसी रात महाराष्ट्र एटीएस चीफ और मालेगांव ब्लास्ट की जांच करने वाले आईपीएस अफसर हेमंत करकरे भी पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए थे। इसी पर साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि उनके श्राप के कारण करकरे के साथ ऐसा हुआ। 26/11 मुंबई हमले के बाद आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जांच में देरी की बात कहकर साल 2011 में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए को केस ट्रांसफर होने से पहले एटीएस अपनी चार्जशीट फाइल कर चुकी थी। 2009 और 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में 14 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए थे। इनमें सबसे प्रमुख थे कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिलकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी। एटीएस ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश रचने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगाया था। प्रज्ञा पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रक कानून मकोका लगाया गया। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था। महाराष्ट्र एटीएस ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ने मोटरसाइकिल अपने करीबी रामजी कालसांगरा को उपलब्ध कराई थी। वहीं चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई थी, जिसमें मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर के किरदार का जिक्र था। एटीएस ने आरएसएस के एक सदस्य यशपाल भडाना के बयान को भी सबूत माना था, जिसमें उसने 11 अप्रैल 2008 को भोपाल में कथित साजिश को लेकर हुई बैठक की बात कही थी। दावे के मुताबिक उस बैठक में साध्वी ने कहा था कि वह काम के लोगों को अरेंज करेगी।
ये सब ऐसे सबूत थे जिनके आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने माकोका कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के गुनाह को साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन जब एनआईए के हाथ में जांच पहुंची तो साध्वी को दोषी साबित करने के लिए सबूतों की कमी हो गई। साल 2011 में एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच नए सिरे से शुरू की। एनआईए ने जब मई 2016 में चार्जशीट दाखिल की तो उसमें 14 की जगह 10 अभियुक्तों के नाम थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट भी दे दी। एनआईए ने कहा कि एटीएस ने रिकॉर्ड में जिस अहम सबूत यानी मोटरसाइकिल का जिक्र किया है, उनकी जांच में पाया गया कि वो साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड तो थी, लेकिन उसका कब्जा किसी और के पास था। साध्वी ने ये भी दावा किया कि इस बाइक को उन्होंने 2004 में ही बेच दिया था। एनआईए का तर्क था कि मोटरसाइकिल 2 साल से रामजी कालसांगरा इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए साध्वी इस घटना से जुड़ी नहीं थी। एनआईए ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर हेमंत करकरे की जांच असंगत थी। एनआईए का कहना था कि अन्य सबूतों में वो बयान भी शामिल है जो सभी वापस ले लिए गए थे, इसीलिए साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। साध्वी प्रज्ञा पर लगा मकोका भी हटा लिया गया। एनआईए की चार्जशीट के आधार पर 25 अप्रैल 2017 को प्रज्ञा सिंह को जमानत दे दी गई। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर अभी भी यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। महले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की कहानी जारी रहेगी। सना हर्बल डेली रेमेडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी ओवर और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। इंडिया में ना बड़े दिल वालों की कोई कमी नहीं, इसलिए लंबी सीट वाली टीवीएस स्पोर्ट माइलेज का बाप। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, सो कूल इज दिस। एक बार सो गए तो बार बार उठना न पड़े, है ना कॉमन सेंस की बात। इसलिए ऑटोमेट स्मार्ट फैंस विथ ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल। कॉमन सेंस लगाओ, ऑटोमेट लगाओ। सियासत में कदम रखते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे पर एक नहीं दो बयान दिए। श्राप वाले बयान के बाद साध्वी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें कड़ी यातनाएं दी गई, उन्हें उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा गया। सवाल उठता है कि क्या वाकई साध्वी के इस आरोप में दम है? भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद साध्वी मीडिया के सामने आई तो दावा किया कि जेल में उन्हें जानवरों की तरह पीटा जाता था। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा, उनके इस बयान पर भी क्यों मचा बवाल? उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि ये पूरा मामला है क्या। साल 2011 में प्रज्ञा की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 अस्पतालों के डॉक्टरों ने प्रज्ञा की जांच की है और उन्हें प्रज्ञा के शरीर पर चोट या जख्म के निशान नहीं मिले हैं। साल 2014 में प्रज्ञा ने मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अगस्त 2014 में आदेश दिया कि प्रज्ञा के आरोपों की जांच के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी की अगुवाई में कमेटी बनाई जाए।
सीआईडी पुणे के तत्कालीन डीआईजी प्रशासन आरएस खैरे की अगुवाई में कमेटी बनी, जिसमें यरवदा केंद्रीय जेल के तत्कालीन उप अधीक्षक KH कुर्लेकर, सीआईडी पुणे के पुलिस इंस्पेक्टर JM कुलकर्णी और पुणे में दक्षता समिति के सदस्य रश्मि जोशी शामिल थे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 8 जुलाई 2015 को कहा कि जो आरोप प्रज्ञा ने लगाए हैं उसे जेल, अदालत, संबंधित अस्पताल और ATS के रिकॉर्ड सिद्ध नहीं करते। आयोग ने ये भी कहा कि अब आयोग के दखल देने की जरूरत नहीं है और केस को बंद किया जाता है और इसके साथ ही महाराष्ट्र ATS के चीफ हेमंत करकरे और उनकी टीम को क्लीन चिट मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में साध्वी के साथ यातना की पुष्टि नहीं हुई, दो अस्पतालों के डॉक्टर्स भी ये साबित नहीं कर पाए, तो फिर साध्वी बार बार ऐसा बयान क्यों दे रही है? तब का जिक्र कर उनकी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? कहते हैं कि राजनीति और रंजिश में सब जायज है और यहाँ तो राजनीति का रण सजा है और सामने सियासी दुश्मन है। बीजेपी ने साध्वी को चुनाव में उतारकर हिंदुत्व को हवा दी है और हो सकता है कि साध्वी इस एजेंडे को इमोशन से जोड़कर और मजबूती देने की कोशिश कर रही हो। महज 5 दिनों में साध्वी प्रज्ञा देश की सियासत का जाना माना नाम बन चुकी है। हर रोज वो न्यूज चैनल और अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है कौन और एक साध्वी कैसे बनी सियासतदान। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड के कछुआहा गांव में हुआ था। वे राजावत राजपूत हैं। उनके पिता आरएसएस के स्वयंसेवक और पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा हमेशा से ही हिंदू संगठनों से जुड़ी रही। वो आरएसएस की छात्र इकाई ABVP की सक्रिय सदस्य थी और विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी से जुड़ी थी। साल 2002 में उन्होंने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति बनाई थी। स्वामी अवधेशानंद के संपर्क में आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक नया अवतार देखने को मिला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक राष्ट्रीय जागरण मंच बनाया और उसी के दौरान वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में जाने लगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव धमाके के मामले में उन्हें 9 साल तक जेल में रहना पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर का आरोप है कि जेल में रहने के दौरान ATS ने उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया। भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी। हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, भगवाधारी, इन सभी को उन्होंने षड्यंत्र के तहत भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उन्होंने इन सबको जेल में डालने का खुद से प्रयास किया। जेल में कितनी बुरी तरह से यातनाएं दी गई, इसका मैं स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। साध्वी प्रज्ञा साल 2007 में आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में 9 साल तक जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर हैं और बीजेपी ने उन्हें भोपाल से उम्मीदवार बनाकर लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेला है। आतंकवाद की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने खास रणनीति के तहत टिकट दिया है। साध्वी के जरिए बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा भी सेट कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव तो भोपाल से लड़ रही हैं, लेकिन उनकी चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही है। साध्वी की एंट्री के बाद भगवा आतंकवाद बनाम भगवाधारी की बहस छिड़ी हुई है। आतंकी हमले की आरोपी को टिकट देकर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। हिंदू बहुल भोपाल में दिग्विजय बनाम साध्वी होने से टक्कर कड़ी हो गई है। बीजेपी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कैसे कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया है। ये सन्यासी शांति की स्थापना के लिए ही निकले हैं। ये सनातन धर्म कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नहीं करता है और जिन्होंने विध्वंसात्मक शब्द भी बोले हैं और कर्म भी किए हैं, वो अगर शांति की बात करते तो वो तो मेरी बात कर रहे हैं।
भगवा आतंकवाद पर सबसे ज्यादा जोर देने वाले भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों को भी आधार बनाया जा रहा है। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। किसी न किसी महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। भोपाल से साध्वी को उतारकर बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की है। करीब 70% हिंदू और करीब 26% मुस्लिम आबादी वाले भोपाल में साध्वी को उतारकर बीजेपी ने लड़ाई भगवा आतंकवाद बनाम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बना दी है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे हिंदूवादी चेहरों के बाद अब बीजेपी ने हिंदुत्व के नए चेहरों के जरिए एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। 5 साल में राम मंदिर नहीं बना पाई बीजेपी अब साध्वी प्रज्ञा जैसे चेहरों के जरिए नव हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। वैसे भी बीजेपी बार बार कांग्रेस को भगवा आतंकवाद के नाम पर घेरती रहती है। ऐसे में साध्वी ने हिंदुत्व का परचम थाम लिया है। उन्होंने तो ये पूरा प्रयास किया है कि मैं तो समाज में जिंदा ही न रहूं, पर मैं अगर जिंदा हूं, भले ही उन्होंने मुझे तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मेरा आत्मबल कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं देश को समर्पित हूँ। साध्वी इसे धर्म युद्ध कह रही है और दिग्विजय सिंह को धर्म विरोधी साबित करने पर तुली हुई है। धर्म के नाम पर जारी इस लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये तो भोपाल की जनता ही तय करेगी। भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को एक युवक से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। दिग्विजय ने एक युवक से पूछा कि क्या उसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए हैं। उन्होंने युवक को मंच पर बुलाकर जवाब देने को कहा, लेकिन युवक जैसे ही माइक पर आया उसने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कह दिया कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक दी है। तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे क्या बात करते हो? तेरे को रोजगार मिला क्या भाई? गुलाबी शर्ट, 15 लाख रुपए खाते में तेरे आ गए, तेरे को नौकरी भी मिल गई। तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे क्या बात करते हो? तेरे को रोजगार मिला क्या भाई? गुलाबी शर्ट, 15 लाख रुपए खाते में तेरे आ गए, तेरे को नौकरी भी मिल गई। दिग्विजय सिंह को शायद उस युवक से इस तरह की जवाब की उम्मीद नहीं होगी कि वो सवाल पूछे 15 लाख आए या नहीं, और युवक पलटकर ये जवाब दे दे कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक दी है, भले से 15 लाख नहीं दिए तो क्या हुआ, उन्होंने आतंकवादियों को मारा है। बहरहाल चुनाव प्रचार में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे की पाबंदी लग गई है। ये पाबंदी लगाई है चुनाव आयोग। कटिहार में सिद्धू ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके चलते उसे धार्मिक माना गया, धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला माना गया। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होकर जो कटिहार से कांग्रेस कैंडिडेट है तारिक अनवर, उनके लिए वोट देने की अपील की थी। इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं आशीष सिन्हा के पास। आशीष, एक और बड़ी खबर चुनाव आयोग से आ रही है कि सिद्धू के प्रचार करने पर 72 घंटे की पाबंदी। जी बिल्कुल दीपक जी, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर चुनाव प्रचार के लिए रोक लगा दी है। ठीक वैसे ही जैसे आजम खान पर 72 घंटे के लिए लगाई थी और योगी आदित्यनाथ पर लगाई थी। दरअसल कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू ने धर्म के आधार पर वोट मांगा था। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने नवजोत सिंह सिद्धू से जवाब मांगा और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की, या यूं कहें, बोलती बंद कर दी है। कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, कोई बाइट नहीं कर सकते। दीपक जी, थोड़ी देर में ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि 72 घंटे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बैन कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि आज या कल में आजम खान के ऊपर भी आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि आजम खान क्या पूरे चुनाव के लिए उन पर बैन लगेगा या फिर उनके लिए भी 72 घंटे या फिर 4 या 5 दिनों के लिए उन पर बैन लगेगा।
तो आशीष, चुनाव आयोग ने आपका काम बड़ा बढ़ा दिया है। जी दीपक जी, इस समय चुनाव आयोग में थोड़ा सा काम ज्यादा है, लेकिन चूंकि जितने भी कंप्लेन है इस समय सारे चुनाव आयोग के सामने आ रहे हैं और हर कोई अपनी शिकायत लेकर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो चुनाव आयोग के सामने जा रहा है और एक्शन में दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। ये भी सच है आशीष। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 2 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। उनको पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। गौतम गंभीर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अरुण जेटली ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं और अब वो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दरअसल गौतम गंभीर के पिताजी पूर्वी दिल्ली से बड़े वेल कनेक्टेड हैं। वो वहां पर एक जाने माने व्यापारी हैं गांधीनगर की मार्केट में, और इसी के चलते उन्हें पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं ये कहा जा रहा था कि मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने वाला है, उसकी जगह शायद किसी नए उम्मीदवार को उतारा जाए, या फिर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नई दिल्ली से खुद गौतम गंभीर को टिकट दिया जाए। लेकिन मीनाक्षी लेखी ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में कमाल किया है और राहुल गांधी से जो अवमानना का नोटिस दिलवाकर खेद जताया है, उसके बाद नई दिल्ली से एक बार फिर से मीनाक्षी लेखी को उतारा गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र के पास। यतेंद्र, मीनाक्षी लेखी को फिर से टिकट क्यों? आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद पार्टी को लग गया कि काम की है मीनाक्षी लेखी काफी। लगता है यतेंद्र से हमारा संपर्क कट गया है। जब वो हमसे जुड़ेंगे तो आपको विस्तार में बताएंगे और हमारे आने वाले बुलेटिन में विस्तार में बताएंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट पर अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उदित राज जहां से सांसद हैं उस पर कैंडिडेट डिक्लेयर करना अभी बाकी है और उनके पास मात्र कल सुबह तक का वक्त है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी के बयानों की। राफेल मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी करना राहुल गांधी के लिए भारी पड़ गया, जिसके बाद राहुल को कोर्ट में सफाई देनी पड़ी और खेद जताना पड़ा। अवमानना की याचिका की सुनवाई के वक्त राहुल ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक चुनाव प्रचार के गर्म माहौल में इस तरह का बयान उनके मुंह से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के चौकीदार बने हैं वो चोर हैं। राहुल गांधी शायद अब पीएम मोदी पर इस तरह की बयानबाजी करने से बाज आएं, क्योंकि कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए राहुल से जवाब मांगा था, जिस पर राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चौकीदार चोर है टिप्पणी नहीं की थी। यह सब चुनाव प्रचार के दौरान गर्म माहौल में उनके मुंह से निकल गया था। उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों ने गलत तरह से इस्तेमाल किया। कोर्ट की अवमानना करना कभी उनका मकसद या मंशा नहीं रही। कोर्ट में सफाई के अलावा राहुल गांधी ने अंडरटेकिंग भी दी कि वो अपने भाषण या राजनीतिक बयानबाजी में कोर्ट के हवाले से कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कि वो कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड न की गई हो। दरअसल ये मामला तब गरमाया था जब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले की दोबारा सुनवाई को तैयार हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा था कि कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की तरफ से अवमानना याचिका डाली गई थी। उसी पर राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का झूठ लोगों के सामने आ गया है। आप देखिए, चुनावी गर्मी में इस तरीके की बातें अगर किसी व्यक्ति के मुंह से निकलती है तो वो क्या आपका सांसद हो सकता है? मैं तो ये कहूंगी, क्या वो आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है जिसको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, जिसको अपने विचार पे कंट्रोल नहीं है, जिसको पता ही नहीं वो क्या बोलता है? वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती, गलत सूचना के प्रसार का कोई सीमित दायरा नहीं होता। उच्चतम न्यायालय को दिए गए राहुल जी के जवाब को भाजपा की ओर से गलत ढंग से पेश करना ही अपने आप में अदालती प्रक्रिया की अवमानना है। मामला अदालत में विचाराधीन है, इसीलिए इस पर अपना फैसला देना बंद करिए। हम फिर से दोहराते हैं कि एक ही चौकीदार चोर है।
पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर जहां राहुल गांधी को कोर्ट में जवाब देना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता अब भी चौकीदार चोर है कहने में जुटे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस अब बचते हुए कह रही है कि देश का एक चौकीदार चोर है। कल तीसरे चरण के लिए देश मतदान करने वाला है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नासिक में एनसीपी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को वंशवाद के नाम से करंट लगता है। ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वराचा सावारंग वीर सावरकर यांच्या जन्मगावाचा। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मैं वंशवाद और भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो कुछ लोगों को करंट लगता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपके स्नेह के कारण अच्छों की घबराहट, उनका बीपी तेज हो गया होगा। आपने देखा होगा, मैंने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं। लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी को मिल रहा समर्थन विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है, वो बौखला गए हैं। पहले दिन में 50 गाली देते थे, अब 100 दे रहे हैं। पहले ऊंची आवाज से बोलते हैं, अब चिक चिक करके बोल रहे हैं। और उसका कारण क्या है मालूम है? पहले 2 चरण के मतदान ने देश भर से जो संदेश आ रहे हैं, इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। श्रीलंका में कल हुए सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए भी पीएम ने कांग्रेस एनसीपी को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले भारत में भी ऐसे ही हमले होते थे, लेकिन उस वक्त की सरकारें केवल शोक सभाएं करती थी, पाकिस्तान के नाम पर रोना रोती थी। साथियों, आप याद कीजिए, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी? आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी मुंबई में बम धमाका, कभी पुणे में बम धमाका, कभी हैदराबाद में बम धमाका, कभी काशी में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। होता था कि नहीं होता था? और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार और अपने बड़ा खैरखा मानने वाले लोग यहां बैठे थे सरकार में, बड़े अनुभवी बताने वाले बैठे थे। सरकार क्या करती थी भाई उस समय? बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रखी है ताकि वो आतंकवाद का सफाया कर सकें, और ये सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि सुरक्षा बल आतंकियों को उनकी मान में घुसकर मार रहे हैं। कल लोकसभा के तीसरे फेज का चुनाव होना है, जिसमें 14 राज्यों की 116 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। चौदह राज्य 114 सीट, जिसमें गुजरात की 26 सीटों पर वोटिंग होगी, केरल की 20 सीटों पर मतदान, जबकि महाराष्ट्र की 14 सीटों और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर जनता ईवीएम का बटन दबाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर वोटिंग होगी, बिहार की 5 सीट, असम की 4, गोवा की 2
दमन और दीव की 1, दादर और नागर हवेली की 1 और त्रिपुरा में 1 सीट पर वोटिंग होगी। अब आपको वीआईपी कैंडिडेट दिखाते हैं जो इस फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो गुजरात के गांधीनगर से मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से मैदान में हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से मैदान में हैं। एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के गुलबर्गा से मैदान में हैं। लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के गुलबर्गा से मैदान में हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल की जंगीपुरा सीट से उम्मीदवार हैं, तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ताल ठोक रहे हैं। यूपी के रामपुर में मुकाबला दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर जया प्रदा मुकाबले में हैं। तीसरे चरण के बाद 4 और फेज के चुनाव होने हैं, जिसमें चौथे चरण का चुनाव 28 अप्रैल को होगा। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल सुबह मैं आपसे फिर मिलूंगा सुबह 8 बजे से मतदान की सीधी कवरेज के साथ। फिलहाल नमस्कार।